अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपफ्रंट। मैं हूं ज़फ़ीर गनी। कश्मीर इलेक्शन, सिक्योरिटी खदशात और ख़ित्ते का मुस्तकबिल क्या होगा, मज़ाहमत, मफाहमत और मुज़ाकरात। आज़ाद कश्मीर में मरहलावार इलेक्शन करवाने का फ़ैसला किया गया है। इस वक्त कश्मीर की अगर हम बात करें, 27 को पहले मरहले में इलेक्शंस होंगे, 2 अगस्त को दूसरे मरहले में और 10 अगस्त को तीसरे मरहले में इलेक्शंस होंगे। पहला मरहला है मीरपुर डिवीज़न का और दूसरे मरहले में इलेक्शंस होंगे मुजफ्फराबाद डिवीज़न, और तीसरे में जहाँ पे इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से चूँकि प्रोटेस्ट जारी है, और पुंछ डिवीज़न में तीसरे मरहले में ये इंतखाबात होंगे। इस वक्त सियासी जमातें अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का जो खासा हुआ करता था वो गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आ रही। कम्युनिकेशन का इशू है सबसे ज़्यादा, और इसके अलावा जो रास्ते ब्लॉक हैं वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट हैं। इसके साथ साथ कश्मीर हमेशा से एक फेस्टिवल के तौर पे इन इलेक्शंस को देखा जाता रहा, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि कश्मीर में उस तरह पॉलिटिकल कैंपेन्स नहीं हो रही, और बड़े सियासी जलसे ज़रूर हुए। मरीम नवाज़ साहिबा भी कश्मीर में उन्होंने जलसों से खिताब किया। नवाज शरीफ साहब ने कल जलसे से खिताब किया, और उन्होंने कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। ये असल पैगाम क्या था और क्या पैगाम वो देना चाह रहे थे, क्या वो पैगाम जहाँ कंसीव होना था हुआ या नहीं, या कोई माजी की ख्वाहिश थी उनकी, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जलसों से वहाँ खिताब कर रहे हैं। आज भी वो मीरपुर में मौजूद थे, एक अच्छा पावर शो किया उन्होंने। लेकिन जो सियासी रवायती गहमा गहमी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का में हुआ करती थी वो अभी तक नज़र नहीं आ रही। और यानी पहला मरहला जिसमें आज मौजूद थे, जिस डिवीज़न में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वहाँ पे इलेक्शंस होने हैं। शिकवे शिकायत हैं कश्मीर की। अगर हम बात करें कश्मीर की सियासी तारीख की बात करें, उसकी जोग्राफियाई हैसियत की बात करें, तो उस हवाले से बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। और जब सियासी जमातों की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है, लाताल्लुकी कश्मीर की सतह पर वहाँ की मुकामी जो हुकूमत है उसकी आवाम से दूरी, और उसके बाद इतना बड़ा जो खला पैदा हुआ है वो कैसे पुर होगा। और ये इंतखाबात जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जो बड़ी सियासी जमातें हैं कश्मीर में इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, किसी ने भी अपना मंशूर नहीं दिया, और बग़ैर किसी मंशूर के अब वो जलसों में दावे कर रहे हैं। कोई बसेस का ऐलान कर रहा है, कोई कश्मीर की में कम्युनिकेशन बेहतर करने की बातें कर रहा है, डेवलपमेंट्स के वाले से भी बातें हो रही हैं, लेकिन ये सब सियासी नारे ही हैं, क्योंकि अमली तौर पर किसी भी सियासी जमात ने अपना मंशूर नहीं दिया। दूसरी तरफ जो एक सियासी तौर पे हम देखते हैं, वहाँ की हुकूमत मफलूज होकर रह गई, और अवाम और हुक्मरानों के दरमियान, यानी मुजफ्फराबाद जो कैपिटल है कश्मीर का, उसमें और बाकी मानदा जो कश्मीर है उसमें गैप है। सेंटर ऑफ पावर ज़रूर है मुजफ्फराबाद, अगर हम सिंबॉलिकली देखें, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें इस तरह की कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। और जो सियासी लीडर्स हैं वो आवाम से दूर दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शंस मुहिम वहाँ चलाई जा रही है, लेकिन जिस तरह वहाँ पे जोश जज्बा होता है वो नज़र नहीं आ रहा। ये कैसे होगा, किस तरह वक्त भी कम रह गया, और उसके बावजूद पहले मरहले के ज़ारा इंतखाबात होने, इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है कि ये इलेक्शंस एक साथ करवाए जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर ज़ोर दे रही है, और दीगर जमातें भी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि मरहलावार इलेक्शंस हो जाएँ। ये कश्मीर की सियासी तारीख़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये नया एक्सपीरियंस होगा, और ये किस हद तक कामयाब होगा और इसका इम्पेक्ट क्या आएगा, ये आने वाले वक्तों में ही हमें पता चलेगा। और जब हम बात करते हैं कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर में नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की वहाँ पे, ज़ाहिर थ्रू आउट अगर हम देखें, जो वहाँ पे एहतजाज हो रहा था उस वाले से उन्होंने एक अपनी कश्मीर की क़यादत को भी, और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की लीडरशिप को भी ये बात कही थी कि अफ़वाह व तफ़हीम से मामलात हल किए जाएँ। वो तो हल नहीं हो सके, ना ही कोई पैगाम जा सका। अब ये एक टेस्ट केस है ख़ुद मुस्लिम लीग नून के लिए भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूँकि दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं वहाँ की। वहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो आई है उसका क्या इनपुट होगा,
उनके पास भी अच्छे इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन इस वक्त तक का जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये दोनों बड़ी सियासी जमातें, वो किसी हद तक भी अट्रैक्ट नहीं कर सकें और ना ही मुज़ाहिरीन के जो मुतालबात हैं उनको पूरा करती हुई नज़र आ रही हैं। ये मामला आखिर हल कैसे होंगे और इसकी तरफ जो एक अवाम और हुक्मरानों के दरमियान एक गैप आया है, इस गैप को कैसे दूर किया जा सकेगा और अब ये इलेक्शंस वाकई में मरहलावार हो भी सकेंगे या नहीं, क्योंकि उसके हवाले से भी अब जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, और ये समझा जा रहा है कि शायद इसका इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल इलेक्शंस पे, क्योंकि जब मरहलावार इलेक्शंस होंगे और एक डिवीज़न अगर आप जिस पार्टी के पास लीडिंग पोजीशन होगी उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है दूसरे डिवीज़न पे भी आएगा। तो ये तजर्बा क्या कामयाब रहेगा, और इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स की, तो वो किस हद तक इनको सपोर्ट करेंगे, वो साथ देंगे या नहीं देंगे, इंतज़ामी तौर के ऊपर भी जब हम बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी क्या आएगा, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है सरदार नबीला खान, एडवोकेट, चेयरपर्सन है कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी की, और कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बड़ी वोकल हैं और खुलकर अपनी राय का इजहार करती हैं। नबीला साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी नबीला साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? जी नबीला साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? जी किस तरह देखती हैं, एक तो हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, मरहलावार इलेक्शंस हो रहे हैं, ये भी एक पहला तजर्बा हम देख रहे हैं। सिर्फ इलेक्शंस की हद तक नहीं, एक गैप है अवाम और हुक्मरानों के दरमियान। ख़ुद ज़ाहिर आप वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कर रही हैं, क्या देख रही हैं? ये एक तो प्रोटेस्ट अब ये भी किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है इनफैक्ट कि सेम डेट में होने चाहिए इलेक्शंस, मरहलावार 3 डिवीज़न में नहीं होने चाहिए। सो आप समझती हैं कि ये तजर्बा कामयाब होगा और 27 को इलेक्शन मीरपुर डिवीज़न में हो सकेंगे या अभी भी कुछ चांस हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप देखें कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ था 5 जून को, और इस वक्त तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो माजी में इलेक्शन की सरगर्मियाँ होती थी, जो गेमा गेमी होती थी, वो बिल्कुल देखने को नहीं नज़र आ रही। और ये जो मरहलावार इलेक्शन कराने की बात की जा रही है, ये एक और मसला पैदा करेगी। ऑलरेडी आपको मालूम है, हम सब जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट का ये इशू है, ना तो पाकिस्तान बाहर या इंडिया या आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देख लें तो माजी में भी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क रहा, और आज के इस दौर में जब वहाँ एक बड़ी तादाद में लोग रावलाकोट के अंदर जो है माजी की हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, गुड गवर्नेंस की फेलियर जो है उसकी वजह से वो सड़कों के ऊपर बैठे हैं, और उसके बजाय कि उन इश्यूज़ को एड्रेस करके लोगों को उठाना और फिर एक फ्री एंड फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना और तमाम पार्टीज़ को, तमाम वोटर्स को यकसा निज़ाम जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मुहैया करना ताकि वो अपने वोट का आज़ादाना तरीके से इजहार कर सकें, ये बहुत बड़ा एक और बहरान पैदा हो जाएगा। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये मरहलावार इलेक्शन करवाना, ये एक मरहले के में जो इलेक्शन होंगे वो दूसरे के ऊपर असरअंदाज होंगे, और उससे कोई बेहतरी की हमें सूरत नज़र नहीं आती। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक यकसा मौका मिले और एक ही दिन में तमाम आज़ाद कश्मीर, चूँकि छोटा सा हिस्सा है, 45 लाख की टोटल आबादी है, और उसके अंदर एक ही दिन मिलना चाहिए लोगों को, ताकि एक ही वक्त में इलेक्शन हो और पोलिंग एक ही दिन में हो, और जो नताइज हैं वो फ्री एंड बिल्कुल ठीक कह रही हैं नबीला खान साहब, इसमें कोई शक नहीं। पुराना खित्ता है, और दूसरा जब हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में आज से पहले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शन को लोग फेस्टिवल के तौर पे एंजॉय करते थे। लोग जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वो अपनी छुट्टियां होल्ड कर लेते थे कि इलेक्शंस में हम जाएंगे, कैंपेन्स में हिस्सा लेंगे, पॉलिटिकल अपना राइट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है, जिस तरफ आपने भी इशारा किया, और इस वक्त रावलाकोट में ज़ाहिर मुजाहिरीन ने धरना दिया हुआ है, वो मौजूदा वहाँ की हुकूमत से तंग हैं,
उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और उसके बावजूद अगर इंटरनेट की जो कम्युनिकेशन वहाँ पे है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, सड़कें बंद हैं, तो ये ज़रा इसका इम्पैक्ट आएगा। खालिद गर्दीसी साहब, आप किस तरह देखते हैं? आप रिपोर्ट भी करते हैं, बहुत इसके ऊपर आपने बात भी की। ये कैसे मुमकिन होगा 3 मरहलों में, जिस तरह अभी नबीला साहिबा भी फरमा रही थी कि ना तो इतना बड़ा कोई इलाका है, 45 लाख की आबादी है, वोटर्स का अगर माजी का टर्नआउट देखें तो हमेशा जोश व खरोश हमें नज़र आया। तो जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी और इन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कैसे माना जाएगा? और जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत नहीं है, माजी में जो पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हुए, लाहौर, कराची और बड़े शहरों में भी नताइज जो हैं वो कितनी देर से आए वो आप सब जानते हैं। तो क्या कश्मीर में इन हालात में जहाँ पे पता ही नहीं है कि किस पोलिंग स्टेशन पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन है नहीं, पहले ही वहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल थे, अब तो वैसे ही इंटरनेट बंद है, तो इस हालात में ये इलेक्शंस कितने फ्री एंड फेयर काबिल कबूल होंगे और फिर ऊपर से मरहलावार? जो बात कर रहे हैं इलेक्शन के मरहलावार होने की, जो अभी डिसाइड किया गया, इससे पहले जो डिसीजन पे अगर हम रोशनी डालें कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ, तो आपके लिए ये अचंभे की बात होगी, हैरत की बात होगी, लोगों के लिए भी, कि वज़ीर-ए-आज़म कैबिनेट इजलास कर रहे हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि शेड्यूल जारी हो गया 27 का। ये पहले की बात है जब अभी जैक के ऊपर ये सारे मामला अभी उनके साथ बातचीत चल रही थी, अभी कालादम नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था। तो उनके लिए भी बड़ी हैरत की बात थी, चूंकि कैबिनेट के अंदर वो डिसीजन ले रहे थे और ज़्यादा आपको पता है जब इस तरह का नोटिफिकेशन हो जाए कि इलेक्शन होना, तो फिर वो जो उसकी वक्त है कैबिनेट की वो खत्म हो जाती है। इसी तरह अभी जब गवर्नमेंट के ऊपर, सॉरी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये प्रेशर है, गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर है जैक की जानिब से कि इलेक्शन मुलतवी करें, मुलतवी का उनका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा उनको डिले करें। वैसे तो इस वक्त तीनों डिवीजन जिस हालत में हैं, वो कोई ऐसी हालत नहीं है जिसकी बात आपने भी की कि फेस्टिवल के तौर पर इलेक्शन को लिया जाता है। और हमने बहुत कम सुना कि आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी जो है इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर धांधली ज़दा कहा गया हो, बहुत कम ऐसा हुआ है। लेकिन अभी की बात जो है ना, वो इलेक्शन पहले से ही मतदाद हुआ है, तजादात का शिकार है और मुतनाज़े उसको कंसिडर किया जा रहा है। तो क्या जरूरत पड़ी है कि आप 3 डिवीजन के मुख्तलिफ टाइम में आप कर रहे हैं? अब अगर फर्ज करें ये करते हैं कि इसका रिजल्ट कंपाइल करते हैं कि मीरपुर डिवीजन का 27 तारीख को वहां पे इलेक्शन हो गया और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया उसी टाइम भी, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी उसके बाद आने वाला जो 2 तारीख को मुजफ्फराबाद डिवीजन के ऊपर है, उसके ऊपर के जी कौन सी पार्टी जो है ना लीड ले रही है, तो उसी की बुनियाद के ऊपर लोगों को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। जैक को भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है और पीपल्स पार्टी ने बरमला ये बात कही है। उसके बाद अगर फर्ज करें ये नहीं करते और कहते हैं कि तीनों डिवीजन का जो हम कलेक्टिव रिजल्ट जो है ना वो अनाउंस करेंगे, तो इन तीनों के दरमियान फर्क कितना ज्यादा है दिनों का कि लोगों का फिर जो है ना वो एक शोशा उठेगा और इस पर तनाजा खड़ा होगा कि जी इसके दरमियान में धांधली कर ली गई है, फॉर्म 47 तब्दील हो गया या इस तरह की जितनी भी बातें हो सकती हैं, वगैरह वो इलेक्शन पार्टियों को काबिल कबूल नहीं होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि चूंकि अभी एक तरफ लोग मुजाहिरीन हैं, जैसे नबीला साहबा ने बात की कि बैड गवर्नेंस की वजह से जी लोगों को मसाइल का सामना है और वो पिछले 45 दिनों से वहाँ पर इस पे भी हम मुजाहिरीन पे भी आएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन गर्दीसी साहब एक पॉइंट और फिर मैं नबीला साहबा का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करूँगा इस पर कि ये जो डिवीजन वाइज यानी मरहलावार जिसको हम कह रहे हैं, ये कश्मीर की सियासी और जोग्राफियाई तकसीम का बायस तो नहीं बनेगी अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग रन उसमें सिनेरियो में सोचें? तो जिस तरह ये सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल की हद तक ना देखें, थोड़ा सा अगर आप उसको वसी तरह मफाद में भी देखें, तो ये कुछ गड़बड़ आपको लग रही है, कुछ स्मेल कर पा रहे हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट? जी मुझे पूछ रहे हैं आप? जी आपसे। जी बात जो है ना, आप ये सवाल नहीं है बल्कि बड़ा अच्छा फितना है। वो इस अंदाज से है कि अगर मीरपुर का जो है हमारा सवाल ये है, अब आप जो नाम दें इसको जी आप जो है ना वो इसको अगर मीरपुर का इलेक्शन जोड़ देते ना खुदा न खास्ता माजरीन के नशिस्तों के साथ, तो आपको पता है कि ज्यादातर नशिस्तों तो पंजाब में जी तो मीरपुर डिवीजन तो जुड़ा हुआ है उसके साथ, लेकिन उन्होंने अक्लमंदी ये की है कि इसको मुजफ्फराबाद के साथ जोड़ दिया माजरीन की नशिस्तों का। ठीक। अब ये जो बात आप कह रहे हैं ये अर्जी शऊर पूछ रहा है, चूंकि आजाद कश्मीर के अंदर जो अवेयरनेस है ना सियासी, जी वो दूसरे सूबों की निस्बत, शहरों की निस्बत बहुत ज्यादा है।
लोग बहुत अगला ओवर थिंकिंग कर लेते हैं चीजों के ऊपर। फर्ज करें हम ये बात करें, अगर ये जो बात आप कह रहे हैं तो इसके पीछे एक लॉजिक छुपी हुई है जिसमें लोगों ने ये अज्यूम किया हुआ है कश्मीर को अगर जंग करना है तो मीरपुर को इधर गुजरात के साथ करेंगे, पुंछ डिवीजन को करेंगे मरी के साथ, और दूसरा उन्होंने अहमदाबाद का प्लान बनाया हुआ है। तो उस तनाज़ुर में जरा जब आप देखेंगे तो फिर भी एक तनाज़ा ही है ये इलेक्शन। ठीक है, नबीला साहबा आप किस तरह देखती हैं? एक तो कश्मीर का जो ओवरऑल अगर हम देखें और जो मुजाहिरीन भी बैठे हुए हैं वहाँ पे, बुनियादी मुतालबात हैं उनके, और गुड गवर्नेंस तो खैर गवर्नेंस ही नहीं है, गुड तो शायद इजाफी हो जाएगा कश्मीर में। प्लस ये कि हम ये तो हमने नोटिस किया बारहा, मुजफ्फराबाद सिंबॉलिकली तो हमारा कैपिटल है, लेकिन वो इस्लामाबाद से ही ड्राइव हो रहा है। और इस्लामाबाद से कैसे हो रहा है? वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कहा है कि जी इंटरनेट की सर्विस जो कश्मीर की हुकूमत तो बहाल कर ही नहीं सकती, वफाकी हुकूमत ने करना है, वफाकी हुकूमत के पास भी इख्तियारात नहीं है। तो ये जो इश्यूज़ हैं, अब ये कब तक हम इसमें डिवाइड रहेंगे 3-3 हिस्सों में? वोट कश्मीर के अवाम दें, जो हमारे MLAs बन के आएँ वो इस्लामाबाद में बैठ के फ़ैसले करें, शायद वो भी नहीं कर पाते कुछ। तो ये तकसीम तो जो आज की एजेंसी है कश्मीर की, वो अब आप देख ही रही हैं कि वो सड़कों पे है, वो अब सवाल कर रहे हैं, उनको कब तक आप संभालेंगे, रोकेंगे? तो आप नहीं समझते कि अभी भी वक्त है कि कोई इस्लाहात लाई जाएं, उनको उनके दुखों दर्दों को सुना जाए, ताकि उनको पता चले कि जिन वोटों से हम लोगों को मुजफ्फराबाद भेज रहे हैं वो मुजफ्फराबाद में ही बैठ के कोई काम करेंगे, ना कि इस्लामाबाद से। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। एक तो आपने जो प्रीवियस जो क्वेश्चन लास्ट था आपका कि ये एक डिवाइड नजर आती है, और जिस खदशे का इजहार गद्दारी साहब ने भी और आपने भी किया है, बिल्कुल ये खदशा पाया जाता है और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं समझती हूँ किसी तरह का भी मिस एडवेंचर जब किया गया इस तरह का, तो उससे किसी की कोई भी उसमें बेहतरी नहीं हो सकती। हम बार बार इस चीज़ के ऊपर हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को, तमाम स्टेक होल्डर्स को ये चीज़ रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे मज़ीद बहरान जो है वो बढ़ता जाएगा। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो इंटरनेट की बात भी मैंने एक क्लिप सुना आज बिलावल जरदारी साहब का, कि उन्होंने कहा जी कि मुजफ्फराबाद को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है, रावला इधर को मीरपुर को और कोटली को क्यों सज़ा दी जा रही है। इसका मतलब उनके कहने से एक तासुर ये मिला कि जी रावला कोट वालों को तो सज़ा दो, मगर इनको क्यों सज़ा दे रहे हो। तो कहने की बात ये है कि ये इंटरनेट पिछले 50 दिन से 45 से 50 दिन हो गए वहाँ पे कर्फ्यू है, वहाँ पे इंटरनेट ब्लैकआउट है। तो ये क्या सूरत हाल है कि वहाँ आप किस चीज़ को छुपा रहे हैं? तो क्यों नहीं इंटरनेट बहाल किया जाता, क्यों नहीं माहौल को साजगार बनाया जाता, क्यों नहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्लियर की जाती, क्यों नहीं एक ऐसा वाइबल एनवायरनमेंट बनाया जाता जो कि माजी में रहा, और जिस तरीके से लोग इलेक्शन कैंपेन्स बड़ी खुल के करते थे। आज हमारे लिए वहाँ हलकों के अंदर, हालांकि मेरे लिए मेरे हलके के अंदर काफ़ी पॉजिटिव रवैया है, मगर उसके बावजूद भी मैं ये समझती हूँ कि अखलाकी तौर के ऊपर हमारे जो लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर वहाँ बैठे हुए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, हम उनकी उन जायज़ डिमांड्स को कैसे डिनाई कर सकते हैं, और फिर हुकूमत कैसे लाताल्लुकी इख्तियार कर सकती है उनकी डिमांड से, और हुकूमत कैसे ये नबीला साहिबा, और हुकूमत ने ये लाताल्लुकी का इजहार किया हुआ है, और अब तक मुजफ्फराबाद की हुकूमत तो समझ लें किसी खाते में नहीं आ रही, और ना उन्होंने कोई मरहम रखा। अगर वो उनका कोई डेलीगेशन चला जाता उनके पास, बात कर लेता, तो शायद वो बात मान भी लेते, लेकिन उल्टा वहाँ से कुछ और ही आ रहे हैं बयानात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है कि कोई अब 27 बिल्कुल सर पे है, और जो डेडलॉक है मुजाहिरीन के दरमियान और जो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद आपको नज़र आ रही है कि अल्लाह करे कि कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए? जी बिल्कुल, उसमें जो बैकडोर जो बातचीत चल रही है उसमें बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उसमें बड़े डिवोटेड लोग शामिल हैं और वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश भी है और मेरी ये कोशिश भी होगी कि हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अपनी उस स्टेटस को, अपनी उस हैसियत को पहचाने और उसमें अपना किरदार अदा करे। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अगर ख़ुद को लाताल्लुक़ करके वो ये समझती है कि इस मामले से वो बाहर निकल जाएगी, तो इसमें वो अपना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने। इसमें जो मुस्तकबिल में जो भी नुकसानात होंगे,
उसकी जिम्मेदार ये मौजूदा हुकूमत होगी। ठीक है गर्दिश साहब, मैं एक ही उसमें दो सवाल आपसे कर लेता हूँ। एक तो नवाज शरीफ साहब ने ये जो प्राइम मिनिस्टर बनने का कश्मीर का कहा है, ये असल क्या पैगाम था, आपने क्या कंसीव किया इसमें से, और जहाँ वो मैसेज देना चाहते थे क्या वहाँ तक मैसेज पहुँच गया? दूसरा नवाज शरीफ साहब से ही जुड़ा है, उन्होंने वैसे तो लाहौर में मीटिंग बुलाई थी कि मुजाहिरीन से बात करें, मुजफ्फराबाद में खड़े होकर उन्होंने मुजाहिरीन के लिए कोई पैगाम नहीं दिया, इसकी क्या वजह है? और साथ ही साथ कोई इंसाइड हैं आपके पास कि धरने के हवाले से, चूँकि माजी में जो आपने पेशेंगोइयाँ की या ख़बर दी वो सारी ठीक साबित हुई, तो आज हमें भी कोई ख़बर दे दें अच्छी। खबर यह है कि जो माजरी और जो जैक और जी मुतज़्ज़ा के दरमियान जो मुज़ाकरात को सारे मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए काम कर रहे हैं, चूँकि एडमिन गवर्नमेंट पाकिस्तान, और आपने उस पर भी बात की, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से लाताल्लुक़ नहीं रह सकती, नबीला साहबा ने बात की, लेकिन एक्चुअल सूरत हाल है कि जब कालादम का इन्होंने नोटिफिकेशन कर लिया तो उसके बाद किसी कालादम तंजीम, सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये मजाज नहीं रहते गुफ्तगू करने के। इन्होंने ये फिलहाल अपनी ये बात सामने रखी है जो आप कह रहे हैं कि डेलीगेशन वहां पे क्यों नहीं गया, या जा सकता था, या पॉलिटिशियन इसको सीरियस लेके इस मैटर को देखते हैं। खालिद साहब खतरा कलामी माफ है, लेकिन वो जिस जमात ने उनको कालादम करार दिया उसके जो चेयरमैन हैं वो खत लिख रहे हैं और वहाँ पे खड़े होकर तकरीर भी कर रहे हैं, तो फिर ये कोई देखें इसमें ये जो है ना, आज बिलावल भुट्टो जरदारी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जो बात की है, जब उनसे यही सवाल किया गया कि आपकी गवर्नमेंट और आप कालादम करार दे रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इस बात को समझने के लिए डिग आउट करें, एक कमीशन हमने तजवीज किया कि वो ये बात पता करे कि ये जो कालादम वाला जो नोटिफिकेशन है ये कैसे हुआ और इसकी लीगल बैक क्या है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं। चले ये वो पॉइंट आ गया। अब ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब क्या कहना चाह रहे थे, और उन्होंने वहाँ वैसे तो मरियम बीबी भी बन गई कश्मीरी खून भी दिलो जान से भी, लेकिन मुजाहिरीन के लिए कोई पैगाम नहीं गया स्टेज से। मुझे नहीं लगता कि जो मुस्लिम लीग की क़यादत ने मुजफ्फराबाद के जलसे को सीरियस लिया है। अगर ये सीरियस ले रहे होते तो डेफिनेटली जिस तरह बिलावल भुट्टो हर जगह पे जाके बात कर रहे हैं, वो मैंने किसी को कहा वो CNN बने हुए हैं आवाज कश्मीर के लोगों के लिए इस वक्त, जब इंफॉर्मेशन रुकी हुई है, जब इंटरनेट बंद है और जब साफी उस पर काम नहीं कर रहे, तो इस वक्त बिलावल भुट्टो जो है ना वो पूरे पाकिस्तान को बता रहे हैं कि हकीकत के अंदर क्या हो रहा है। उसके मतबादल के तौर पर नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा और ये सारे लोग जब मुजफ्फराबाद गए तो वहां मुझे ये लगा कि शायद ये जॉब करना, देखें 2 करोड़ पे एक बंदे को उन्होंने वहां पकड़ा और कहा जी डांस करो उसके साथ, तो कुछ सेंस बन रहा है। जब दूसरी वो भी गैर इखलाकी इमेजिन करें कि वो लाशें बिछी हुई हैं जी। अच्छा, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो भी मुझे फन से ज्यादा कुछ नहीं लगा। ठीक, खालिद साहब जाते जाते मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि 27 को भी इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको कश्मीर में, पहले डिवीजन में, यानी पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन? देखने अगर तो हम तो ये सजेस्ट कर रहे हैं, होते हुए ये पेशेंगोई वाली बात है, इन्हें अभी चूंकि कमीशन में कहा हुआ है तो हम उस बात को ही लेकर चलते हैं। तो हम सजेस्ट ये करना चाह रहे हैं कि आप देखें जैक और प्लस एरिया के लोग अभी जन तौर पर जिस एंगेजमेंट में हैं, आप उनको उससे निकालें, आप एक अच्छा एक वो बनाएं एनवायरमेंट जो पहले से मौजूद रहा है, उसको दोबारा अगर डिले करना चाहते हैं यानी कर लें। जो ज्यादा लोगों ने इलेक्शन आइन की बात करते हैं तो आइन तो ये भी कहता है कि सदर रियासत जो है ना तो उसका तयन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये खत लिखना ही भूल गए। तो आइन कौन सा इन्होंने जो है ना सर पे उठा के फिर रहे हैं, तो 1-2 महीने अगर आगे कर लेते हैं, मुज़ाकरात इनके साथ कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद जो है ना वो लोगों को अपने हल्कों में जाके इंतखाबात जो है नबीला साहब इलेक्शन लड़ रही हैं, तो मैं उनसे कहता रहता हूँ कि आपकी इलेक्शन मुहिम कहाँ से होकर चल रही है। तो ज़्यादा ये सिचुएशन है कि चीजें उस तरह नहीं हो रही, ना लोग नहीं जा पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, और कॉर्नर मीटिंग के ऊपर वहाँ पर भी झगड़ा है लोगों का, जो जैक से मतलब जो तौर पर अगर वालद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हल्के की हद तक तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को कैंपेन्स नहीं चलाई जा रही जिस तरह माजी में कश्मीर का ये खासा रहा है, लेकिन वो अब चैलेंजिंग सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया सैयद खालिद गर्दीसी साहब आपका, सरदार नबीला खान एडवोकेट साहिबा आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जेएनसी भारत में किस तरह बगावत पे उतर आई और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।